Now class, this is the fifth video of this chapter, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यहाँ जानेंगे हम कि रेवोल्यूशनरीज यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे, कौन कौन क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में अलग अलग सोसाइटीज बनाई और यूरोप को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, कंजर्वेटिव रिजाइम से फ्री कराया। तो जोसेफ मैजिनी फर्स्ट वन थे। तो ही वाज बोर्न इन जेनेवा इन 1807। मैजिनी का जन्म जेनेवा में 1807 में हुआ था। ही वाज अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की कुछ सीक्रेट सोसाइटी का वो मेंबर था। ही फाउंडेड 2 मेजर सीक्रेट सोसाइटीज। तो इन्होंने 2 मेन सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी, यंग यूरोप एंड यंग इटली इन मर्सेल्स में। हिज प्राइमरी एम वाज टू यूनिफाई इटली इनटू अ रिपब्लिक। तो पहला टारगेट क्या था मैजिनी का कि इटली को यूनिफाई करना और उसको एक रिपब्लिक बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है द एज ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की एज समय जो था 1830 से 1840 के बीच क्रांति का युग कहा जाता था। जुलाई 1830 के ईयर्स में द बूर्बो किंग्स वर ओवरथ्रोन टू इस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश करने के लिए बूर्बो किंग्स को उखाड़ फेंका गया, ओवरथ्रोन। जो बूर्बो राजा जमे हुए थे यूरोप के कंट्रीज में, उनको हटा करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की गई। मतलब संविधान के रूल भी फॉलो किए जाएंगे और कुछ डेमोक्रेटिक उसमें मिक्सिंग हो। ग्रीस विच वाज अ पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर। ग्रीस जो यूनान जिसे कहते हैं, जो ओटोमन एम्पायर का पार्ट होता था, वाज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के लिए संघर्ष कर रहा था, ऐसा कंट्री। तो देखते हैं इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइंड इन 1832। कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी जो 1832 में हुई थी, ग्रीस वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो उस ट्रीटी में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में डिक्लेयर किया गया था। आगे देखते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। तो अब देखते हैं क्लास, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स किस तरह डेवलप हुई यूरोप में। अ शिफ्ट इन द कल्चरल मूवमेंट रिजल्टेड इन क्रिटिसाइजिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन। तो कल्चरल मूवमेंट का शिफ्ट इस बात के रिजल्ट पर आया कि क्रिटिसाइजिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन। तो रीजन के कुछ ग्लोरिफिकेशन की बुराइयां भी की गई थी। एंड साइंस इंस्टीड इट फोकस्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस। इसके बजाय ये उन संस्थाओं पर फोकस करता था, इमोशंस, सेंटिमेंट्स एंड मिस्टिक फीलिंग्स। तो लोगों की भावनाएं हैं, सेंटिमेंट्स हैं और कुछ ओल्ड मिथ्स की फीलिंग्स। जॉन गॉटफ्राइड हर्डर जो एक पर्सन थे, अ जर्मन फिलोसफर who tried to discover the culture among the common people। तो हर्डर ने कॉमन लोगों के अंदर एक कल्चर डेवलप करने की या खोजने की कोशिश की थी, पोइट्री के थ्रू, डांस के थ्रू और म्यूजिक के थ्रू एक न्यू कल्चर डेवलप की। देयर वर मोर पीपल देन द नंबर ऑफ जॉब्स। अब जॉब्स की संख्या से ज़्यादा लोगों की संख्या थी। वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन द कंट्री ड्यू टू द राइज इन फूड कॉस्ट एंड बैड हार्वेस्ट। फूड कॉस्ट बढ़ जाना और फसल कमज़ोर हो जाने की वजह से बड़ी संख्या में पब्लिक में उथल पुथल थी, पूरे देश में उथल पुथल थी। 1845 साइलेसिया बेवर्स लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो 1845 में साइलेसिया के जो बुनकर थे, उन्होंने अपने ठेकेदारों कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ विद्रोह किया था। इन 1848 द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, 1848 की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने वाज इलेक्टेड 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर कन्वेड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो 831 रिप्रेजेंटेटिव सेंट पॉल चर्च में कन्वेट किए गए थे, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रूप से जानी जाती थी। इस फिगर को आप देख रहे हैं क्लास, देखिए ये है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का सीन है, इज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो नीचे क्या रिटर्न द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, कंटेम्प्रेरी कलर प्रिंट, नोटिस द वुमेन इन द अपर लेफ्ट गैलरी। तो अपर लेफ्ट गैलरी में आप वुमेन को नोटिस करेंगे।
सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में विमेन होती थी, इनको सबके बराबर बैठने का अधिकार नहीं था। क्लास नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं मेकिंग ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी का बनना, ओट्टो वॉन बिस्मार्क टुक ऑन द लीडरशिप रोल ऑफ द नेशनल यूनिफिकेशन। तो ओट्टो वॉन बिस्मार्क एक ऐसा लीडर था जो जर्मन यूनिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिन्होंने विद द असिस्टेंस ऑफ द प्रूसियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। तो प्रूसियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के सहयोग से ये सब किया। कैसर विलियम फर्स्ट वाज द हेड ऑफ द न्यू जर्मन एम्पायर। कैसर विलियम फर्स्ट न्यू जर्मन एम्पायर के हेड होते थे। अब इटली का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मेकिंग ऑफ इटली। तो जोसेफ मैजनी हेडेड द यूनिफिकेशन प्रोग्राम बट इट फेल्ड। तो यूनिफिकेशन प्रोग्राम में जोसेफ मैजनी जो कि एक हेड थे, लेकिन ये कार्यक्रम फेल रहा। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड बिकेम द न्यू किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड इटली के नए किंग बने थे। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, विक्टर इमैनुअल सेकेंड बिकेम द न्यू किंग ऑफ इटली। ठीक है, ही इज द ओट्टो वॉन बिस्मार्क। ओके, तो आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, ब्रिटेन की कहानी को जानते हैं, कुछ शॉर्ट में दिया है। इंग्लिश पार्लियामेंट हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द रूलिंग मोनार्की। इंग्लिश पार्लियामेंट को रूलिंग मोनार्की से पावर मिल गई थी। 1801 ब्रिटिश बाई फोर्स टुक आयरलैंड। बाई फोर्स यानी कि जबरदस्ती 1801 में ब्रिटिश ने आयरलैंड को कब्जा लिया। आफ्टर द लिबरेशन फेल्ड, उसके बाद वो क्रांति फेल हो गई थी। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन वाज फैसिलिटेटेड थ्रू द मास प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। फिर देखेंगे इस लाइन को हम। देखिए, अब फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन का बनना वाज फैसिलिटेटेड थ्रू द, ये किस माध्यम से आगे बढ़ाया गया, मास प्रोपगेशन यानी कि पब्लिक की सहभागिता से डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, जिसमें कि एक डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर शामिल थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे देखिए हम बढ़ते हैं, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म और इम्पीरियलिज्म क्या होता है? देखिए, एक इम्पीरियलिज्म एक नवजागृति, एक नई सोच, इम्पीरियल थिंकिंग रखने वाले लोग। मॉडर्न डे बाल्कन्स। अब बाल्कन एक ऐसा क्षेत्र था, मॉडर्न डे में जो बाल्कन है कंसिस्ट ऑफ बल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, रोमानिया, अल्बानिया, बोस्निया हर्जगोविना, सर्बिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो एंड स्लोवानिया। ये बाल्कन कंट्रीज कहे जाते थे, सभी छोटे छोटे देश थे ये सब। रोमांटिक नेशनलिज्म मेड दिस एरिया एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव। तो रोमांटिक नेशनलिज्म ने इस एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया, यानी कि विस्फोटक। मेजर यूरोपियन पावर्स वांटेड कंट्रोल ओवर दिस एरिया। यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स इसी एरिया पर कंट्रोल चाहती थी। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार्स। इससे युद्ध की बहुत बड़ी सीरीज आगे बढ़ी ओवर द रीजन विच इवेंचुअली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उस क्षेत्र पर एक के बाद एक युद्ध होते रहे और फर्स्ट वर्ल्ड वार आगे बढ़ा। अब क्लास चैप्टर के लास्ट में हम देख रहे हैं कि दिस इज द जर्मन फिलिप बेट के द्वारा बनाया गया फिगर है। ये फिगर ऑफ द जर्मेनिया, जर्मन नेशन के सिंबल है जर्मेनिया। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, दिस इज द आल्सो द सिंबल्स ऑफ द नेशन। एंड यहाँ पर दिया है द फॉलिंग जर्मानिया। फॉलिंग जर्मानिया क्यों है? जर्मन नेशन जब फॉलिंग की ओर आया एंड उसका पतन हुआ धीरे धीरे, तो ऐसा एक सिंबल बनाया गया था। तो अक्सर यूरोप में देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए फीमेल फिगर्स का सहारा लिया जाता था। उसके बाद इसी जर्मेनिया फिगर को आगे क्या दिखाया गया है कि जर्मेनिया गार्डिंग द राइनलैंड जो माउंटेन है उसकी सुरक्षा करते हुए जर्मेनिया, एंड जर्मन देश का पूरा प्रतीक है, जर्मन की पावर को शो करते हुए ये सिंबल है। ये एक इमेजिनरी फीमेल फिगर है, ना कि कोई रियल में थी। उसके बाद देखते हैं ब्रिटेन का कुछ ऐसा केस था कि ब्रिटेन एक ऐसा कंट्री जिसने अ मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, एट द टॉप एंजल्स आर सोन कैरिंग द बैनर ऑफ फ्रीडम इन द फोरग्राउंड ब्रिटेनिया द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश नेशन।
तो ब्रिटिश नेशन का सिंबल यहाँ ब्रिटानिया है। तो यहाँ जितने भी रेड में कंट्रीज हमको दिख रहे हैं इन सभी पर ब्रिटिश का कब्जा था। जैसे कि इंडिया कुछ कुछ डार्क में है, कुछ रेड हैं, कुछ और भी रेड हैं, ठीक है। जो भी कलर्ड नेशंस हैं लगभग 10 में मोस्ट कंट्रीज जिन पर ब्रिटिश का कब्जा रहा था, यानी कि अंग्रेजों ने शासन किया था। और छोटा सा कंट्री ब्रिटेन यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस मैप को और समझेंगे स्टूडेंट्स। कुछ रिमेनिंग पार्ट है उसको सेल्फ रीडिंग कीजिए और आप क्वेश्चन कर सकते हैं।